नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। देखिए, गिरिराज पत्रिका हम डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है और जुलाई महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हम फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितने भी मंथ हो चुके हैं उन सबको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और जितने भी मंथ प्रीवियसली हुए हैं, चाहे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, उन सबको कंपाइल कर एक एक पार्ट कंपाइल कर जो है वो उन सब का PDF जो है वो टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। जैसे ही जुलाई महीना कंप्लीट होगा, जुलाई महीना भी कंपाइल कर वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगा टेलीग्राम पर आपको। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BJP इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हाल ही में किसे हिमाचल प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, अगर हम बात करते हैं भाजपा की हिमाचल प्रदेश में, तो अभी भाजपा का जो है वो नया प्रेसिडेंट हिमाचल में जो है बनाया गया है और वो बनाया गया है राजीव बिंदल को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, राजीव बिंदल BJP हिमाचल में जो है वो नए प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। रीअपॉइंट ही एक तरह से हुए हैं, इससे पहले भी यही थे। क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जब भी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके कोई प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार हिमाचल प्रदेश जो कांग्रेस की पार्टी है उसके प्रेसिडेंट एग्जाम में पूछे गए थे और उसके बाद अभी BJP के नए बनाए गए हैं तो ये पूछे जा सकते हैं। खासकर जैसे कि आपके टेट जैसे एग्जाम होते हैं उनमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और TGT में भी डेफिनेटली ये क्वेश्चन लिंक हो सकता है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी अभी बनाए जाएंगे, अभी तक अपॉइंट नहीं हुए हैं, परंतु होंगे जल्दी ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हिमाचल प्रदेश में अपॉइंट। अगर हम BJP की सेंटर में बात करते हैं तो सेंटर में कई सालों से जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश से ही हैं, वही जो है वो काफ़ी टाइम से जो है वो BJP के प्रेसिडेंट हैं। और कांग्रेस में अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की कि कौन है कांग्रेस का प्रेसिडेंट, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कांग्रेस के जो है प्रेसिडेंट है सेंटर में। इनके ओवरऑल जो BJP है जगत प्रकाश नड्डा उसके हैं और ओवरऑल जो कांग्रेस है इंडिया में उसके जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और अगर हम जगत प्रकाश नड्डा जी की बात करते हैं जो प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो इनका टेन्योर काफ़ी टाइम से ख़त्म हो गया, अब ये भी जो है वो जल्दी ही चेंज हो जाएंगे। परंतु एक बात यहाँ से ध्यान रखना, ये जो है वो राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस भी हैं। तो लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा में कौन है? वो जगत प्रकाश नड्डा हैं। और दूसरी बात ध्यान रखें कि ये राज्यसभा के सदस्य हैं परंतु हिमाचल से नहीं है, इस टाइम में गुजरात से राज्यसभा के जो हैं वो सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और स्टार लाइनर क्वेश्चन ये है। आगे बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इंक्स MOU विद विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर स्टेबलाइजिंग सेली एंड मियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सेली और मियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश ने जो है किस राज्य सरकार के साथ जो है समझौते पर ज्ञापन किए हैं। अगर हम बात करते हैं कि अभी जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो है वो MOU जो है वो साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये MOU साइन किया गया है, ये सेली और मियार परियोजना है, इनको डेवलप करना है, स्टेबलाइज करना है, तो ये साइन किया गया है तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के साथ। बिल्कुल सही बात, तेलंगाना के साथ जो है वो किया गया है। यहाँ पर देखना डिटेल से, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने MOU किया है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के साथ। ये दो परियोजनाएं हैं, एक सेली परियोजना है 400 मेगावाट की और एक जो है वो मियार परियोजना है 120 मेगावाट की। ये दोनों परियोजनाएं लाहौल स्पीति में आती हैं। इन दोनों के लिए MOU जो है वो साइन हुआ है। और आज तक की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो ये पहला इस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो हुआ है। तेलंगाना के साथ हिमाचल प्रदेश ने जो है ये MOU जो है वो किया है। हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का स्टेटस अगर आप देखेंगे, देखिए हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के काफ़ी रिसोर्सेज हैं और पूरे इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 25%, पूरे इंडिया की जो 25% हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो जो है वो हिमाचल प्रदेश ही जो है वो जनरेट करता है अपने अलग अलग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के थ्रू। और ये अलग अलग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है 5 मेजर नदियों के ऊपर जो है वो बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में जितनी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल है उसमें से जो है वो 11,290 मेगावाट जो है वो अभी तक जो है वो हार्नेस की गई है। तो ये बेसिक इकोनॉमिक सर्वे का भी डाटा आपने जान लिया। बाकी हिमाचल प्रदेश में जो है वो एक सोंगटोंग परियोजना बन रही है जिसके बारे में हमने गिरिराज पत्रिका में इससे पहले पढ़ा भी था कि ये जो सोंगटोंग परियोजना है ये 450 मेगावाट की परियोजना किन्नौर जिले में बनाई जा रही है और इसको जो है नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो नवंबर 2026 तक ये पूरी कर ली जाएगी। सोंगटोंग परियोजना कितने मेगावाट की हुई? 450 मेगावाट की हुई। ये सेली परियोजना कितने मेगावाट की हुई? 400 मेगावाट की हुई। मियार परियोजना
120 मेगावाट की हुई। कहाँ पर ये परियोजना स्थित है? लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। इतना डाटा यहाँ से निकला। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एज पर द इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसको IIRF जो है वो बोला गया। बोलते हैं एज पर इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 व्हाट इज रैंक ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। अब बोलते हैं कि ये जो भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है IIRF 2025 निकाला गया, इसमें हिमाचल प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो है वो क्या रैंक जो है वो रहा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रैंक की अगर आप बात करते हैं यहाँ पर कि क्या रैंक रहा IIRF रैंकिंग में, तो इसका रैंक जो है वो 8वां रैंक जो है वो रहा। 8th रैंक जो है वो इसका रहा। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। IIRF में आपको पता चला कि क्या रैंक है। चलो यहाँ से ये बात तो क्लियर हुई, परंतु यहाँ से कुछ और भी बनता है। क्या डाटा यहाँ से बनता है? यहाँ पर देखिए, ये जो IIRF रैंकिंग है इसमें 8th रैंक मिला है और हिमाचल में ये जितने विश्वविद्यालय हैं ये पहला विश्वविद्यालय है जिसको ऐसा अच्छा रैंक जो है वो मिला है। IIRF रैंकिंग में जो है वो देश भर से 2500 से अधिक जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनका मूल्यांकन जो था वो किया गया था और इसमें पॉइंट वाइज भी रैंकिंग दी गई थी। तो इसमें जो हिमाचल प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसने 1000 में से जो है वो 985.21 अंक जो था वो प्राप्त किए थे। और ये जो अंक प्राप्त किए गए थे, ये जो रैंकिंग दी गई, ये शिक्षा क्षेत्र में, अनुसंधान क्षेत्र में, उद्योग सहभागिता हो गया, प्लेसमेंट हो गया, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण हो गया, सामाजिक प्रभाव हो गया, इन सभी 7 मानकों को ध्यान में रखते हुए जो है वो ये रैंकिंग जो है वो की गई थी। ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना की कब गई थी? इस यूनिवर्सिटी की स्थापना जो था वो की गई थी 2009 में। हिमाचल प्रदेश में जो है वो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी सबसे पहले आती है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना 1970 में जो था वो की गई थी। हाई कोर्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे ही हिमाचल प्रदेश में जो है वो डॉक्टर YS परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय भी है जिसको हम हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं। ये हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो नौणी में स्थित है, सोलन में। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। हाँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलग से है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को कृषि विश्वविद्यालय बोलते हैं और चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय जो है वो इसका नाम है। ये कांगड़ा में स्थित है। 1978 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। हिमाचल प्रदेश में इंस्टीट्यूशंस में जो है वो IIT इंस्टीट्यूट भी आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी आता है। IIT की स्थापना जो था वो मंडी के कमांड में की गई थी। 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। IIT के अलावा IIM भी यहाँ पर आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि टॉप इंस्टीट्यूशंस में से आते हैं। जैसे IIT, IIM ये टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के। IIM डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो स्थित है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के धौला कुआं के पास जो है ये स्थित है। तो IIM के बारे में भी आपने ध्यान रखना है। IIT हो गया, IIM हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, HPU हो गया। अब इनकी स्थापना कब की गई थी? सारे इंस्टीट्यूशंस की स्थापना जान ली। IIM की स्थापना कब की गई थी? 2015 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। ये भी ध्यान रखना कि किस इंस्टीट्यूशन की स्थापना कब की गई थी। अब क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर यहाँ से हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अंडर द 15th यूनियन फाइनेंस कमीशन हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन सैंक्शनड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो बोलते हैं कि 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितनी राशि जो है वो मंजूर की गई है। अभी 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो चला हुआ है और 15th फाइनेंस कमीशन का ही ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया कि 15th फाइनेंस कमीशन के तहत 2024-25 के लिए हिमाचल को कितनी राशि जो था वो दी गई। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में ही ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखो, हिमाचल को जो है वो कितनी राशि दी गई? 352 करोड़ अमाउंट जो है वो हिमाचल को दिया गया 2024-25 के लिए। क्या ये डाटा इंपॉर्टेंट है और क्यों ये गिरिराज पत्रिका में आया? देखो, फाइनेंस कमीशन की कहीं पर बात की गई थी, तो फाइनेंस कमीशन से हमने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से देखिए। बोलते हैं कि 15th फाइनेंस कमीशन जो है, यूनियन फाइनेंस कमीशन, इसके तहत 352 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन किया गया है हिमाचल प्रदेश को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए। इसमें से जो है वो 229.19 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया और ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अलग अलग जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट हिमाचल में आते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए जो है ये 229.19 करोड़ रुपया जो है वो दिया जाएगा। तो ये पंचायती राज वाला फंड आपने ध्यान रखना है। यूनियन फाइनेंस कमीशन ने स्टेट को कितना दिया टोटल, वो ध्यान रखना है 2024-25 के लिए। अब यहाँ से भी एक और बात इंपॉर्टेंट बनती है 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में। 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में ध्यान रखना। पहले तो ध्यान रखें कि फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है।
फाइनेंस कमीशन जो अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये जो 15वें नंबर का फाइनेंस कमीशन था ये कब से स्टार्ट हुआ? 15वें नंबर का फाइनेंस कमीशन 2017 में जो था वो बनाया गया था। 2017 में ये बनाया गया था और इसके जो चेयरमैन बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जो था वो NK सिंह जो था वो बने थे। ये भी क्वेश्चन बनता है कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? NK सिंह जो है वो इसके चेयरमैन है। NK सिंह की अध्यक्षता में ये कमीशन जो है वो बना और 15th फाइनेंस कमीशन का टेन्योर कब से कब तक है? तो ये जो है वो 2020-21 से 2025-26 तक जो है वो इसका टेन्योर जो है वो रहेगा। दूसरी बात कि पहले मैंने बोला 2017 में इसको बनाया गया था। देखो कॉन्स्टिट्यूट इसको कर दिया गया था 2017 से, कॉन्स्टिट्यूट इसको 2017 में कर दिया गया था, परंतु जो फिर प्रोग्रेस में आया, मतलब प्रोग्रेस में एक स्कीम बनेगी फाइनेंस कमीशन की प्रॉपर पूरी तरह से, तो वो 2020-21 से लेकर 2025-26 तक जो है वो इसका टेन्योर कंसीडर होगा। इसके चेयरमैन आपको पता चल गए, NK सिंह इसके चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिए गए यहाँ से आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीरियसली तो ये डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमियों में इंप्रूवमेंट हो, आप किताबों को अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, आप हर एक चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बस कमियों का पता नहीं चल रहा कि ये गलतियां होती कहाँ पर हैं, तो इन गलतियों को समझने में, इन गलतियों को इम्प्रूव करने में ये टेस्ट सीरीज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगर हिमाचल के और भी अपकमिंग एग्जाम है, JBT जैसा एग्जाम, पब्लिक सर्विस कमीशन के बाकी एग्जाम, HPRC के बाकी एग्जाम, उन सब की तैयारी करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव वे से शेप अपनी स्टडी को देना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो दी गई है ये डेफिनेटली आपकी वहाँ पर भी हेल्प करेगी। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितने सीरियस हैं अपने फ्यूचर और अपनी स्टडी को लेकर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, अंडर द मुख्यमंत्री आवास योजना हाउ मैनी हाउसेज हैव बीन सैंक्शनड एज ऑन दिसंबर 2024। तो ये मुख्यमंत्री आवास योजना एक चलाई गई है। बोलते हैं इस मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत दिसंबर 2024 तक कितने घरों को मंजूरी दी गई है। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है जब मुख्यमंत्री आवास योजना है, ये मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो 351 घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। जो हमारे पास ऑफिशियल डाटा है यहाँ से, तो ये क्वेश्चन देखो 100% श्योरिटी के साथ किसी ना किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में पक्का बनेगा ही बनेगा। परंतु मुख्यमंत्री आवास योजना के बारे में ये ध्यान रखना आप कि इस योजना के तहत 351 घरों को जो है वो मंजूरी दी जा चुकी है और वो कब तक, वो दिसंबर 2024 तक। ये क्यों इतना ज़्यादा डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये डाटा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी आपने देखा हिमाचल में काफ़ी तबाही जो है वो मची, जो बरसात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बादल फटे। अब इतनी तबाही के बाद लोगों को घर बनाने में दिक्कत आएगी तो कहाँ से पैसा आएगा? ऐसी ही योजनाओं से आएगा, जैसे कि मुख्यमंत्री आवास योजना हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो गया। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में भी ध्यान रखना कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है ये भी पक्का घर देने की जो है वो गारंटी देती है और इसमें जो है वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण कर उसमें सेंटर और स्टेट का योगदान रहता है। 90% जो है वो 90:10 होती है, 90:10। 90% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो देगी, तो उसमें 90:10 जो है वो होती है। इसमें एक डाटा दिया गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब 2023-24 में हिमाचल में डिजास्टर आया था तो उस टाइम जो है वो 12,940 हाउस जो था वो सैंक्शन किए गए थे। इसमें से 6,541 कंप्लीट हो चुके हैं और 6,379 अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये डाटा वहाँ पर दिया गया था 2023-24 का, जब डिजास्टर हिमाचल में आया था। बस इतना सा ध्यान रखना था। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, व्हेन एंड वेयर वाज द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड फ्रॉम 30 जून टू 1 जुलाई 1 जुलाई। तो बोलते हैं 30 जून से 1 जुलाई तक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया जाएगा। कहां पर आयोजित किया जाएगा? ये जो है वो तपोवन धर्मशाला में जो है वो आयोजित किया जाएगा। तपोवन धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा है, तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जो है वो एक तो सेशन होता है शिमला में और एक बार सेशन जो है वो तपोवन में भी करवाया जाता है। ये तपोवन कहाँ पर आता है? ये धर्मशाला में जो है वो आता है, जहाँ पर ये सेशन होता है और यहीं पर जो है वो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस भी हुई
30 जून से 1 जुलाई के बीच में। बस इतना सा आप यहाँ से ध्यान रखना, इतना ही यहाँ से डाटा बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश हैज़ हॉट एयर बैलून राइड बीन स्टार्टेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ टूरिस्ट। तो बोलते हैं पर्यटकों की सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर ये हॉट एयर बैलून राइड शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश के जो है वो बिलासपुर में, यहाँ पर ऑप्शन में एक ऑप्शन हमें काटना पड़ेगा, बिलासपुर यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, पीडीएफ में तो सही मिलेगा। बिलासपुर में ध्यान रखना, बिलासपुर में जो है वो ये हॉट एयर बैलून ये सर्विस जो है वो स्टार्ट की जाएगी और टूरिस्टों को अच्छी सुविधा मिल सके। अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुई है परंतु जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। टूरिस्टों को अच्छी सुविधा मिल सके, टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके उसके लिए। बिलासपुर में आपको पता है बिलासपुर शहर जो है वो सतलुज नदी के किनारे जो है वो स्थित है। सतलुज नदी के किनारे ये स्थित है। यहाँ पर शिकारा जो एक शिप होता है उस तरह का शिप भी जो था वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया था ताकि टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट जो है वो किया जा सके। उसके बाद यहाँ पर अब ये हॉट एयर बैलून का कॉन्सेप्ट भी लाया गया। ये हॉट एयर बैलून का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया ताकि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आए और जब भी टूरिस्ट जो है वो चंडीगढ़ से होकर पंजाब से होकर जो है वो मनाली की ओर जाते हैं तो बीच में बिलासपुर एक उनके लिए स्टेशन आता है 4 लेन से होकर, तो उसमें वो रुक कर जो है वो वहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिल जाए और टूरिस्ट अपना जो है वो एंजॉय कर सके। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की बात जब हो रही है तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के टोटल एरिया का 1167 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है जो कि 2.10% जो है वो बनता है। साथ में ही ध्यान रखना है कि बिलासपुर शहर जो हमें प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलता है उसकी स्थापना राजा दीपचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। राजा दीपचंद ने बिलासपुर शहर की स्थापना की थी। वैसे इसकी स्थापना की कौन से ईयर में गई थी? 1654 में जो था वो बिलासपुर की स्थापना जो था वो की गई थी। उससे पहले बिलासपुर का नाम कहलूर हुआ करता था। तो कहलूर की स्थापना किसने की थी? कहलूर की स्थापना वीरचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। वीरचंद ने कहलूर की स्थापना जो था वो की थी। तो बिलासपुर के अंतिम राजा भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। बिलासपुर के जो अंतिम राजा थे, अंतिम शासक थे, वो आनंद चंद जो था वो हुआ करते थे। बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ? वो 1954 में जो था वो हुआ था। 1954 में हिमाचल का ये 5वें नंबर का जिला जो था वो बना था। ठीक है जी, इतना सब यहाँ से ध्यान रखा आपने। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सिंकुला टनल लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। तो सिंकुला टनल बनाई जा रही है और अभी न्यूज़ में आया था, न्यूज़ में ये आया था कि सिंकुला टनल जो है वो बनाई जा रही है और विश्व की सबसे ऊंची टनल जो है ये बनाई जा रही है। तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ये जो है वो कौन सी रेंज में जो है वो आती है? सिंकुला टनल की अगर हम बात करें जो कि विश्व की सबसे ऊंची टनल जो है वो बन रही है, ये झांसकर रेंज में जो है वो आती है। झांसकर रेंज ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए 16,080 फीट ऊंचे सिंकुला दर्रा है जहां पर ये बनाई जा रही है। समुद्र तल से जो है वो ये इसकी ऊंचाई है सिंकुला दर्रे की 16,080 फीट और इससे नीचे 15,840 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की ये सबसे ऊंची डबल लेन टनल जो है वो बनाई जा रही है और होगी भी ये डबल लेन टनल। और दूसरा यहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि कब तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा? 2028 तक जो है वो इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये टनल जो है वो 4.1 किलोमीटर लंबी होगी और 10.5 मीटर चौड़ी जो है वो होगी। करीब 30 बाय 30 मीटर की खुदाई जो है वो अभी की जा चुकी है, बाकी का काम जो है वो चला हुआ है। बहुत लंबा प्रोजेक्ट है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो अपने आप में एक है। इससे पहले आपने देखा था कि रोहतांग टनल का आप ऐसे ही सुनते थे। अभी तो रोहतांग टनल में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। तो रोहतांग टनल जो है वो क्या करती है? वो 9.02 किलोमीटर जो है वो लंबी टनल है। और देखो ये जो टनल बनाई जा रही है ना सिंकुला टनल जो है वो किस क्षेत्र को आपस में जोड़ेगी? तो ये लाहौल रीजन को जो है वो लद्दाख रीजन से जो है वो जोड़ेगी। सिंकुला दर्रा भी ऐसा ही करता है, वो लाहौल क्षेत्र को जो है वो लद्दाख क्षेत्र झांसकर रेंज के साथ जो है वो जोड़ता है। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर जब ये टनल बनाई जा रही है तो देखो बहुत सारी समस्याएं भी आ रही हैं। किस तरह की समस्याएं जो है वो यहाँ पर आ रही हैं जब इस टनल का कंस्ट्रक्शन जो है वो किया जा रहा है? यहाँ पर ये कहा गया कि 3 दिन से ज़्यादा श्रमिक जो है वो यहाँ पर काम नहीं कर सकते रेगुलर। 3 दिन के बाद उनको नीचे भेजना पड़ता है, रेस्ट देना पड़ता है। अगर वो लगातार काम करते हैं तो उनके नाक से खून आना, सर दर्द, चक्कर, उल्टी ऐसी समस्याएं जो है वो उनको झेलनी पड़ती हैं। तो जब इतनी बड़ी टनल बनाई जा रही है तो समस्याएं भी बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर आती हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो कोई भी क्वेश्चन ना, चाहे वो डेली न्यूज़पेपर से वीकली बनता है, चाहे वो हमारी गिरिराज पत्रिका से बनता है, वो यहाँ पर कवर कर लिया जाता है। मैंने आपको कहा है कि स्टडी में सक्सेस का एक ही मंत्र है कि लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज और
अच्छे सोर्सेज, और यही वो लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज हैं जो आपको सक्सेस जो है वो दिलाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर दलाई लामा केम टू धर्मशाला। दलाई लामा कब धर्मशाला आए थे? ये 1960 में धर्मशाला जो था वो आए थे। इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ये डिस्कस किया जा रहा है। और दूसरा डिस्कस करने के पीछे का रीज़न ये है कि अभी दलाई लामा जो प्रेजेंट टाइम में हैं उनका जो है वो जन्मदिन मनाया गया, तो जन्मदिन पर जो है वो काफ़ी दिन तक चर्चा में चले रहे। अब देखो बात यह है कि जो प्रेजेंट टाइम में दलाई लामा है ये 14वें नंबर के जो है वो दलाई लामा है। अभी 15वें नंबर के दलाई लामा बनाए जाएंगे, और ये कहा गया है कि 15वें नंबर के जो दलाई लामा बनाए जाएंगे उनका चयन 600 साल पुरानी बौद्ध परंपराओं के आधार पर ही होगा। जैसे पहले जो है वो बौद्ध परंपराएं चलती आ रही हैं, दलाई लामा बनाए जा रहे हैं, वैसे ही जो है वो दलाई लामा अभी भी बनाए जाएंगे। अब ये ज़रूर आपके मन में आया होगा कि दलाई लामा जो बनते हैं वो बनते कैसे हैं। देखो तिब्बती परंपरा के अनुसार जो है, जो कहा जाता है कि एक वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु जो होते हैं उनकी आत्मा जो है वो उनकी मृत्यु के बाद जो है वो किसी बच्चे के शरीर में जो है वो पुनर्जन्म जो है वो लेती है। और दलाई लामा की अगर हम जो वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग देखें तो 6 जुलाई 1935 को जो प्रेजेंट टाइम में कंघई प्रांत आता है वहाँ पर एक किसान परिवार के घर में जो था वो लामा ढूंढपू थे जिनका जन्म हुआ था, और वो 14वें दलाई लामा के रूप में जो था वो उनकी पहचान जो था वो की गई थी। उस टाइम उनकी आयु सिर्फ 2 साल की जो था वो हुआ करती थी, तो ये कहा जाता है। तो इस तरह से दलाई लामा का चयन होता है। कन्फ्यूजन आपको 1959 को लेकर होता है और 1960 को लेकर जो है वो होता है। तो इसको मैं क्लियर कर दूं कि 1959 में ये इंडिया आए थे और धर्मशाला में एस्टेब्लाइज हुए 1960 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं द मेन टेम्पल ऑफ महासू देवता इज एट। तो बोलते हैं महासू देवता जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? वो हनोल में जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। गिरिराज पत्रिका में एक अलग से आर्टिकल आया था जहाँ पर महासू देवता जी के बारे में बताया गया था, उसके बारे में हम थोड़ा सा जो है वो जान लेते हैं। ये थोड़ा स्टोरी टाइप में है तो इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे। अब देखो महासू शब्द जो है इसका उत्पत्ति मानी जाती है कि इस शब्द की उत्पत्ति जो है वो हुई महाशब्द से, या फिर स्थानीय भाषा में कहा जाए तो महान रक्षक जो होता है वहाँ से इसकी उत्पत्ति जो है वो हुई। कहा जाता है कि प्राचीन समय की बात है और हिमालय में जो है वो असुरों का बोलबाला ज़्यादा था, आतंक यहाँ पर इनका ज़्यादा था। उसी समय एक भयानक और शक्तिशाली दानव हुआ करता था जिसका नाम था किरमिर। ये बहुत ही खतरनाक था। किरमिर ने जो है वो हूण भट्ट नामक एक सिद्ध ऋषि के 7 पुत्रों का जो था वो वध कर दिया था, और उसकी पत्नी के ऊपर भी वो जो है वो अपनी कुदृष्टि जो था वो रखता था। किरमिर के भय से और उसकी कुदृष्टि से जो है वो तंग होकर जो है वो जो हूण भट्ट सिद्ध थे उनकी पत्नी के द्वारा भगवान शिव की आराधना की गई। इनकी पत्नी जो थी इनका नाम कृतिका हुआ करता था। इनके द्वारा भगवान शिव की आराधना की गई और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर जो है उनको दर्शन दिए और विश्वास दिलाया कि किरमिर की दृष्टि छीन ली जाएगी, और किरमिर की दृष्टि ही छीन ली गई, और जिससे जो है वो दंपत्ति अपने प्राण बचाकर, यानी कि जो सिद्ध थे और उनकी पत्नी कृतिका थी वो वहाँ से प्राण बचाकर जो है भाग गए। रास्ते में जा रहे थे तो हाटेश्वरी देवी का मंदिर था, उन्होंने हाटेश्वरी देवी की भी वहाँ पर पूजा की और देवी से जो है वो अपनी रक्षा का वादा लिया या फिर प्रार्थना की, और वहाँ के जो लोग थे उनकी रक्षा की भी जो है प्रार्थना की। और कहा जाता है कि देवी ने उनको आदेश दिया कि तुम कश्मीर के पहाड़ों पर जाकर जो है भगवान शिव की आराधना करो। दंपत्ति ने जो है वो यही किया। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने वरदान दिया कि शीघ्र ही उन्हें और उनके क्षेत्र की जो प्रजा है उसको जो है दानवों से, उनके अत्याचार से जो है वो मुक्ति मिल जाएगी। शिव ने हूण भट्ट को अपनी भूमि पर लौट जाने का आदेश जो है वो दिया। हूण भट्ट जो है वो भगवान शिव की आज्ञा से जो है वो अपने भूमि पर जो है वो लौट गया जहाँ से वो आया था, और खुश होकर जो है वो देवी ने भी वहां पर दर्शन दिए। देवी ने उन्हें निर्देश दिया कि प्रत्येक रविवार को जो है वो एक शुद्ध चांदी का हल बनाए और सोने के जूते पहने। एक चांदी का हल बनाए, शुद्ध चांदी का, और सोने के जूते पहने और खेत की जुताई जो है वो करे। इस काम को जो है वो ऐसे बैलों का उपयोग करने के लिए कहा गया जिनकी जुताई कभी ना की गई हो। और देवी ने कहा कि ऐसा करने पर जो है वो 7वें सप्ताह, मतलब 7 बार ऐसा करना पड़ेगा, फिर 7वें सप्ताह जो है वो महासू भाई अपने मंत्रियों और सेना के साथ यहाँ पर प्रकट होंगे और समस्त क्षेत्र को दानवों से मुक्ति दिलाएंगे। हूण भट्ट ने ऐसा ही किया, और जैसे ही 7वां रविवार आया
हूण भट्ट अपना खेत जोत रहा था तो 4 दिव्य भाई प्रकट हुए। पहली फेरी में जो है वो बोथा महासु प्रकट हुए, दूसरी फेरी में जो है वो पवासिक महासु प्रकट हुए, तीसरी फेरी में जो है वो मेंसु बासिक महासु प्रकट हुए, इनको जो है वो वासिक महासु भी बोलते हैं, और चौथी फेरी में जो है वो चालदा महासु जो है वो प्रकट हुए। इन चारों को ये चारों जो है वो सामूहिक रूप से प्रकट हुए, और इनके बाद 5वीं फेरी में जो है वो जो मंत्री थे, दिव्य सेनाएं थी, वो जो है वो प्रकट हुई। महासु भाइयों ने और उनकी सेना ने समस्त क्षेत्रों को और समस्त क्षेत्र के जो दानव थे उनका विनाश जो है वो कर दिया। और मान्यता ये भी है कि युद्ध के दौरान किरमिर जो चालदा महासु को खांडा पर्वत पर ले गया था, लड़ाई करते करते ये खांडा पर्वत पर ले गया, जहां आज भी चट्टान पर जो है वो तलवार के निशान देखे जा सकते हैं, ले गया और यहाँ पर मारा गया था। अब बोलते हैं कि कुछ समय हो गया जब दानवों से मुक्ति मिल गई, तो कुछ समय के बाद जो है वो महासु भाई जो है, ये जो हनोल क्षेत्र है जहाँ पर इनका प्राचीन मंदिर है, यहाँ से जो है वो बाहर चले गए, कुछ समय के लिए गए थे। इसका फायदा उठाते हुए एक और राक्षस आया जिसका नाम केसी हुआ करता था। ये केसी राक्षस एक दानव हुआ करता था, इसने जो है वो हनोल पर अपना आधिपत्य जो है वो जमा लिया, और महासु और उनके वीरों ने जो है वो केसी जो राक्षस था उसका अंत कर दिया। जो महासु थे, चालदा महासु, इनके द्वारा केसी का अंत जो है वो किया गया था। चालदा महासु ने संपूर्ण क्षेत्र को 4 राज्यों में जो है वो विभाजित कर दिया गया, जहां पर चारों भाई शासन करने लगे और अपनी प्रजा की भी जो है वो रक्षा करने लगे। अब एक अलग से छोटी सी एक कथा और प्रचलित है। कहा जाता है कि जैसे देवी ने कहा था ना कि 7वें सप्ताह जो है वो यहाँ पर प्रकट होंगे, 7वें रविवार को प्रकट होंगे महासु भाई, परंतु कहा जाता है कि 6ठे सप्ताह ही ये प्रकट हो गए थे। इसके कारण जो है वो हूण भट्ट के हल से जो है वो जो हूण भट्ट हुआ करता था, हूण भट्ट संत जो हुआ करता था, उसके हल से जो है वो एक बोथा महासु थे, इनके घुटने पर चोट आ गई थी और वो चलने में असमर्थ हो गए थे। यही कारण है कि बोथा महासु की प्रतिमा जो है वो स्थिर है और उनकी पूजा एक विशिष्ट स्थान पर ही, विशिष्ट प्रक्रिया से ही जो है वो होती है। और यहाँ पर जो 9वीं शताब्दी का महासु देवता का मंदिर है हनोल में, ये जो है वो काफ़ी फेमस है। साथ में ये टॉन्स नदी यहाँ पर जो है वो पूर्वी तट की ओर बहती है। ये मंदिर जो है वो कठ, कुन्नी और कोठी बनाल शैली में जो है वो बना हुआ है। तो इस तरह से हमने ये एक छोटी सी स्टोरी के रूप में जाना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला 1 लाइनर क्वेश्चन है। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में ये राजीव गांधी वन संवर्धन योजना चलाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है? हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। आगे बोलते हैं हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचल प्रदेश महिला आयोग है उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ऑलरेडी हमने पढ़ा है, विद्या नेगी को बनाया गया है। झूरी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? सिरमौर क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में सुर्खियों में था सलाल एवं बगलिहार बांध किस नदी पर है? चेनाब नदी पर बना हुआ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक किस समूह के देशों द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये ब्रिक्स के जो देश हैं उनके द्वारा स्थापित किया गया है। नीति आयोग के CEO का क्या नाम है? तो इनका नाम BVR सुब्रमण्यम इनका नाम है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कांसा किस धातु का मिश्र धातु है? कांसा किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो ये तांबा और टीन की मिश्र है। आगे बोलते हैं नटंजलि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु राज्य में जो है वो मनाया जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र था वो कब हुआ था? तो वो 29 जनवरी 1950 को जो था वो हुआ था। और बोलते हैं लॉर्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो ये मुक्केबाजी से इसका संबंध है। सुप्रसिद्ध संगीतकार हैं तानसेन, ये अकबर के कार्यकाल के दौरान होते थे। अकबर के द्वारा इनको किस उपाधि से नवाजा गया था? तो मियाँ की उपाधि जो था वो इनको दी गई थी। ये सब आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2025। तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2025 में बोलते हैं हिमाचल का क्या रैंक है? ये क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली गिरिराज पत्रिका में ही पढ़ा था और पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था। जल्दी से कमेंट कर अपना आंसर बता दीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।